हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अपन आगे अपने अगले लेक्चर के ऊपर डिसीजन मेकिंग, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। ये चैप्टर जो है प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक या दो क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रोबेबली 10 से 15 नंबर तक ये पूछा जा सकता है अगर इंस्टीट्यूट चाहता है कि इसमें से अच्छे क्वेश्चंस बनाकर वो दे तो। ओके, सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अपने को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। अब मैं आपके साथ स्टार्ट करने के पहले कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि क्वेश्चंस को आपको लॉजिकली देखना है, लॉजिकली समझना है। ओके, यानी कि क्वेश्चंस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप लॉजिकली चलोगे तो आप इन सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कॉमर्स में रहे थे 11th और 12th स्टैंडर्ड में या हाई स्कूल में, जैसा भी आप उसे कहते थे, ज़्यादातर लोग कॉमर्स से होंगे आई बिलीव, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ उनके लिए। जो कॉमर्स से थे उनको याद होगा कि अपन ने 11th और 12th स्टैंडर्ड में अपने को कैसे एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता था जिसमें वी हैड अ लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। ओके, उससे अपन जर्नल एंट्री करते थे, फिर लेजर पोस्टिंग करके ट्रायल बैलेंस बनाते थे एंड देन वी यूज्ड टू मेक आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आउट ऑफ इट। तो अपने को कितना ध्यान देना होता था कि अपन कोई चीज़ छोड़ ना दे वहाँ पर, ताकि अपना बैलेंस शीट जो है अल्टीमेटली टैली हो जाए। इनकेस अगर अपन कोई ट्रांजैक्शन मिस कर देते थे तो अपना बैलेंस शीट मैच नहीं होता था, राइट। सो टैली करने के लिए कितना अपन ध्यान रखते थे हर वो चीज़ पर, हर छोटी चीज़ पर। और उसके अलावा अगर अपन जो लिटरेचर लिखा हुआ है, यानी कि जो वहाँ पे लैंग्वेज यूज्ड है, उस लैंग्वेज को समझना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि लैंग्वेज को नहीं समझ पाए तो शायद अपन उस एडजस्टमेंट को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। याद है वो सारे जो ट्रांजैक्शंस के लास्ट में अपने को कुछ एडजस्टमेंट दिए होते थे या फिर अपने को बैलेंस शीट दी होती थी और बोला जाता था कि एडजस्टमेंट करके नई बैलेंस शीट बनाओ। इस तरह के जो क्वेश्चन आते थे उसमें अपने को कितना ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था कि अपन हर चीज़ को यहाँ पर कैप्चर करें, और अगर कैप्चर नहीं किया तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। उतना ही ज़्यादा ध्यान अपने को यहाँ पर देना होगा। तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। पहला है लैंग्वेज को समझना। अगर आपने लैंग्वेज समझ लिया तो आपका आधा काम हो चुका है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो अब। और दूसरा काम जो है वो यह है कि आपको हर चीज़ का ध्यान देना है, सारी चीज़ों को कैप्चर करना है एक क्वेश्चन के अंदर। अगर आपने कोई चीज़ को छोड़ दिया, कोई पर्टिकुलर पॉइंट को आपने मिस कर दिया, तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है गलत होने का चांस होता है। ऑलराइट, सो इन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर में चलना है। आपको ध्यान देना है, यहाँ पर अटेंशन आपको पे करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप अटेंटिव रहोगे और जितना लॉजिकली आप सोचोगे, उतना ही ज़्यादा आपको इस चैप्टर में आसानी होगी। मैं बता दूं, ये चैप्टर वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक्स है, बट फिर भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बट ईजी किसके लिए? जो लॉजिकली सोचते हैं। ओके, मुझे अभी भी याद है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स जो ऑलरेडी सीए हो चुके हैं, उनसे मैं बात करता हूँ अगर इस चैप्टर से रिलेटेड या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो कहते हैं कि समझ नहीं आता कि कब कौन सी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है अगर कोई क्वेश्चन में पूछा जाता है तो मैं उनको यही कहता हूँ कि अपने को लॉजिकली सोचना पड़ेगा। और अगर कोई भी लॉजिकली सोचेगा, क्योंकि मेरे को इतनी आसानी इसलिए होती थी इस चैप्टर के अंदर, मैं लॉजिकली चलता था, फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू चलता था। एक बिजनेस माइंडसेट के साथ आप चलोगे ना, तो आपके लिए इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर के हर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपन इस चैप्टर के अंदर। कुछ चीज़ें जो आपको इस चैप्टर के अंदर सीखनी है और याद रखनी है वो ये है कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट है और कौन सा वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, उसके बाद आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ सकते हैं जो कि ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड रहते हैं। आपने आईपीसीसी में भी शायद ये पढ़े होंगे। और उसके अलावा आपको समझना होगा कि कौन सा कॉस्ट अपने क्वेश्चन के लिए, अपनी सिचुएशन के लिए रेलेवेंट है और कौन सा इररेलेवेंट है। ये तीन चीज़ें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा अपने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखते जाएंगे। कुछ भी नहीं है, लॉजिकली चलना है। कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट सेट नहीं है, कोई पर्टिकुलर तरीका सेट नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कोई पर्टिकुलर चीज़ें अपने को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल लॉजिकल, कोई किसी ने सीए नहीं समझा होगा, किसी ने सीए नहीं पढ़ा होगा, कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो भी अगर वो सिर्फ लैंग्वेज को समझ ले और लॉजिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेगा तो वो कर सकता है, डिस्पाइट ऑफ सर्टेन फॉर्मूला जो कि याद करना अपने लिए ज़रूरी हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में। ओके, सो अब इस चैप्टर के अंदर कवर्ड किया है इन्होंने सीवीपी एनालिसिस और शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, जहाँ पर रेलेवेंट कॉस्ट का कंसेप्ट अपन समझेंगे। सीवीपी एनालिसिस के अंदर कुछ चीज़ें इन्होंने जो बताई है वो ये है कि एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी एनालिसिस, जस्ट इन टाइम के साथ सीवीपी एनालिसिस, सर्विस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सीवीपी एनालिसिस, और कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी के हिसाब से सीवीपी एनालिसिस। तो ये 4 टॉपिक्स जो है सीवीपी एनालिसिस के अंदर इन्होंने कवर किए हैं। उसके बाद रेलेवेंट कॉस्ट कंसेप्ट में इन्होंने आउटसोर्सिंग डिसीजन, जहाँ पे मेक और
बाय वाला ऑप्शन आता है, दूसरा सेल और फर्दर प्रोसेसिंग, तीसरा आता है मिनिमम प्राइसिंग वाला, चौथा कीप और ड्रॉप वाले आते हैं, और पांचवे पे आता है स्पेशल ऑर्डर मिलता है तो उस पर क्या डिसीजन कैसे लेना है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पर मिक्स होकर आता है वो है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, और उसके अलावा एक थियोरेटिकल टॉपिक दे रखा है चैप्टर के अंदर, एथिक्स एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जो थियोरेटिकल टॉपिक है ये छोटा सा एक टॉपिक दे रखा है इस पूरे प्रैक्टिकल चैप्टर के अंदर, इसलिए वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन छोड़ सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, और ज़्यादातर क्या आता है, केस स्टडी। सो एथिक्स और नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन भी अपने लिए पढ़ना ज़रूरी है और उसको समझना ज़रूरी है। ओके, सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर अपन कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। चलते ग्रीन बबल के ऊपर और देखते हैं वहाँ पर क्या लिखा है। सो ये चैप्टर में बहुत लॉजिकली सोचना होगा और प्रैक्टिकली अपने को इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। इसमें बहुत प्रैक्टिकल पोर्शन है, बहुत सारे क्वेश्चंस अपन यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, और ये चैप्टर जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। सबसे पहले टॉपिक जो कवर किया है यहाँ पर वो है एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी एनालिसिस। ओके, बेसिकली इसमें आपको ज़्यादातर करके ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालने के लिए पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट से डील करना पड़ेगा, हो सकता है आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ डील करना पड़े, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये इलस्ट्रेशंस है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तीन तरह से मैंने इस चैप्टर में कवरेज रखा है। पहला इलस्ट्रेशंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जहां पे भी मुझे लगता है कि अगर आपको समझने की जरूरत है, फॉर्मूलेज इन्वॉल्व है, तो मैंने वहां पर रखे इलस्ट्रेशंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जहां पर आपको बेसिक वर्जन से स्टार्ट करके और फिर फाइनल क्वेश्चन के वर्जन तक लेके आऊंगा मैं, जैसा कि अपन पहले चैप्टर्स में कर चुके हैं। ओके, सो इलस्ट्रेशंस फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, आप कंसेप्ट को समझने के आप कंसेप्ट को समझने के लायक हो जाओगे, यानी कि अब आप कंसेप्ट को समझ पाओगे। ओके, उसके बाद आता है अपना इलस्ट्रेशंस फॉर प्रैक्टिस। इलस्ट्रेशंस फॉर प्रैक्टिस में जो है वो वाले क्वेश्चंस है जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, डेफिनेटली अपन क्लासरूम में कुछ यानी कि इन लेक्चर्स में अपन कुछ क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं होमवर्क में। उसके बाद अपने आईसीआई के क्वेश्चंस तो आते ही हैं, फिर कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेंगे अदर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, जिसमें से भी अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा होमवर्क में। अब यहाँ पर जो है आईसीआई के क्वेश्चंस के अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस में मिक्सचर चलता है। मिक्सचर किन चीज़ों का है, एक है मेरे खुद के क्वेश्चन जो मैंने बनाए हुए हैं, और दूसरा है कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि मैंने ओल्ड कोर्स से उठाए, जो मुझे लगता है कि शायद रेलेवेंस रख सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और अपन उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं यहाँ पर सीवीपी एनालिसिस के अंदर, एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी एनालिसिस। तो सीवीपी एनालिसिस कैसे हो रहा है, बेस्ड ऑन एक्टिविटीज, और जनरली एक्टिविटीज यहाँ पर क्या होती है, अगर अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जनरली सेटअप हो सकता है। जब अपन सेटअप करते हैं ना बैच के लिए, लॉट के लिए, सेटअप कॉस्ट यहाँ पर एक एक्टिविटी हो सकती है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट हो सकती है। इस तरह से आपको अलग अलग कॉस्ट देखने को मिलेगी एग्जाम्पल्स क्वेश्चन में आके, राइट। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, पहले इलस्ट्रेशन पर चलते हैं। दिस इलस्ट्रेशन इज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो फर्स्ट इलस्ट्रेशन इज अबाउट जीत लिमिटेड, जो कि मैन्युफैक्चर कर रहा है एक प्रोडक्ट। ओके, अब डिटेल दे रखी है इसकी फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। यहाँ पर बोला है मशीन आवर्स जो है वो 700 अवेलेबल है फॉर प्रोडक्शन, कॉस्ट पर मशीन आवर पड़ता है 30 रुपीज़, और लेबर आवर्स जो अवेलेबल है वो है 700, कॉस्ट पर लेबर आवर जो है 20 रुपीज़ पड़ता है। अब आप सोच सकते हो कि ये फिक्स्ड कॉस्ट क्यों होगा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलता हूँ और फिर अपन इस क्वेश्चन पे वापस से जंप बैक करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस ऑन द सोल्यूशन। कुछ एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। आप इमेजिन कीजिए एक फैक्ट्री आप इमेजिन कर रहे हैं, वहां पर हो रहा है प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए पेन का। ओके, पेन का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है एक फैक्ट्री के अंदर, और पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए उनको एक मशीन चाहिए। अब हो सकता है कि उन्होंने ये मशीन खरीद ली हो, परचेज कर ली हो। ओके, परचेज करी है तब तो ठीक है, उनका इनिशियल कॉस्ट में एक फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी लग चुका है। उसके बाद ये हो सकता है वेरिएबल कॉस्ट, कि आप जितना रन कर रहे हो उसके हिसाब से आपको कितना कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है। बट यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट कैसे हो सकता है मशीन से रिलेटेड, तो आप इमेजिन कीजिए कि अब उन्होंने खरीदी नहीं है, रेंट पे ले रखी है मशीन को, रेंट पे ले रखी है उन्होंने। इस मशीन को यूज करके वो लोग पेन मैन्युफैक्चर करते हैं। अब उन्होंने क्योंकि इस मशीन को रेंट पे ले रखी है ना, तो इट डजेंट मैटर कि आप उसको यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उससे मैन्युफैक्चर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको रेगुलरली रेंट तो पे करना पड़ेगा, यानी कि आपका एक फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुका है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आपके जो लेबर वर्कर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप आर्टिकलशिप कर रहे हो ना, आर्टिकलशिप, तो आप जरूरी नहीं है कि हर वक्त काम करते ही हो। अपन तो बहुत ज्यादा बार फ्री भी बैठे रहते हैं, कई बार अपने दोस्तों
दोस्तों के साथ अपन गप्पे लड़ा रहे होते हैं या फिर अपन लोग चैटिंग कर रहे होते हैं यूजिंग स्काइप और अदर सॉफ्टवेयर इफ़ यू हैव। उसके अलावा हम लोग कई बार कॉफ़ी ब्रेक्स, लंच ब्रेक्स पे इतना ज़्यादा लंबा टाइम चले जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वापस हमें कब जाना चाहिए था ऑफिस प्लेस पर। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे आपका जो कॉस्ट है, आपका जो स्टाइपेंड मिलने वाला है वो तो फिक्स है, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी फर्म को उतना का उतना स्टाइपेंड आपको हर महीने पे करना ही है, चाहे आपने काम किया हो या नहीं किया हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, उनके लिए एक फिक्स्ड कॉस्ट हो गए हो आप, राइट। अब वेरिएबल कॉस्ट नहीं हो कि आपसे इतना काम कराना है तो आपको इतना पे करना पड़ेगा, आपको फिक्स पेमेंट उनको करना ही है, और आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेमेंट आपको मिलता जाएगा, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपन काम नहीं करें, अपन सीखने के लिए आर्टिकलशिप में, सो डेफिनेटली आपको बहुत सारा काम करना चाहिए, अलग अलग काम करना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओ। ओके, अब इसी तरह से ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो लेबर होता है वो तो फिक्स्ड होता है ना, यानी कि एम्प्लॉयड होता है, तो उनको तो फिक्स्ड पेमेंट यहाँ पर करना ही है अपने को, चाहे वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स तो बहुत कम होते हैं। सो इस वजह से लेबर कॉस्ट जो है जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन के सिनेरियो में ज़्यादातर करके फिक्स्ड होता है। ओके, आई नो अपन ने आईपीसीसी तक यही पढ़ा है कि लेबर जितना इन्वॉल्व हो रहा है अपने को मैन्युफैक्चरिंग में, जितने घंटे लगा रहा है उस घंटे के हिसाब से अपन उसको पेमेंट कर देंगे, सो वो वेरिएबल काउंट किया जाता है। बट जब अपन प्रैक्टिकल सिनेरियो में आते हैं तो लेबर जो अपने एम्प्लॉयड लोग होते हैं, ओके, जो अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्या वो कॉन्ट्रैक्चुअली वर्क करते हैं, क्या वो पर आवर बेसिस पे वर्क करते हैं? ज़्यादातर नहीं होता है ऐसा, ज़्यादातर अपन उनको फिक्स्ड बेसिस पे करते हैं, मंथली बेसिस पे या फिर एनुअल बेसिस पे, राइट। सो इस तरह से फिक्स्ड पेमेंट होना होगा तो वो क्या हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिक्स्ड कॉस्ट। अगर वो मैन्युफैक्चर कर रहा है तो भी उसको ये बेयर करना है, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है तो भी ये उसको बेयर करना ही है, राइट। इस वजह से इसको फिक्स्ड कॉस्ट में कंसिडर करते हैं। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में कैलकुलेशन करना है अपने को फिक्स्ड कॉस्ट का, राइट। तो आप देख रहे होगी कि क्या ये लल्लू क्वेश्चन है, एकदम ही इजी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, 700 को 30 से मल्टीप्लाई किया प्लस 700 इंटू 20 किया तो अपना आंसर ही आ गया यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट का। बस यही तो करना था। तो सबसे पहले अपन ने जो सिनेरियो 1 लिया है, इलस्ट्रेशन 1 लिया है, उसके अंदर अपन को फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना है। आप देख सकते हो मशीन आवर्स 700 है, कॉस्ट पर मशीन आवर 30 है, और लेबर आवर्स अवेलेबल 700 है और कॉस्ट पर लेबर आवर 20 है। तो अपना फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा, दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, आ जाएगा आंसर 35,000। ये होता है अपना इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट। ओके, बहुत ही सिंपल था। आप फटाफट से लिख लीजिए, इसको बुक में लिख लीजिए या नोटबुक में लिख लीजिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है। आपको लिखते रहना है। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और शायद आपको डिक्टेट नहीं करा पाऊंगा, बट आपको उसको लिखते रहना है ताकि आपको वो बाद में जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करोगे रिकॉल होते रहेगा। ओके, सो ये आंसर अपना यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अपन आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, इलस्ट्रेशन 2 पर। इलस्ट्रेशन 2 के अंदर एक कंपनी की बात करी है, जेम लिमिटेड। ये जेम लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रहा है एक प्रोडक्ट और उसकी फिक्स्ड कॉस्ट की डिटेल अपने को दे रखी है। फिक्स्ड कॉस्ट की डिटेल में अपने को दिया है मशीन आवर्स प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल है 320। ओके, 320 आवर्स अपने पास अवेलेबल है मशीन के प्रोडक्शन करने के लिए, बट एक्चुअली यूज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 230 आवर्स। ओके, कॉस्ट पर मशीन आवर अपने को दे रखी है 8 रुपीज। अब लेबर आवर्स भी अवेलेबल है 320, लेबर आवर्स भी एक्चुअली यूज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 270, कॉस्ट पर लेबर आवर्स 12 दे रखी है। तो अपना फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? अब अगर अपन यहाँ पे लॉजिकली चलेंगे तो अपना फिक्स्ड कॉस्ट है, और उसके अलावा भी जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, अब आप मशीन आपके पास रखी हुई है, ये फिर आपने लोगों को एम्प्लॉय करके रख रखा है, वो कितने घंटे काम कर रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ रहा है अपनी कॉस्ट पे? अपने को तो फिक्स कॉस्ट बेयर करनी है, तो यहाँ पर 320 इंटू 8 करना पड़ेगा और 320 इंटू 12 करना पड़ेगा इन केस ऑफ मशीन एंड लेबर रिस्पेक्टिवली। ओके, सो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर निकलना चाहिए। आंसर पे चलते हैं। आंसर आ जाता है अपना यहाँ पर 320 इंटू 8 प्लस 320 इंटू 12, ये होता है 6400। ओके, 6400। ये कैसे आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अपना लेबर और मशीन आवर्स दोनों ही फिक्स्ड है, उसको कितनी देर यूज कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जितनी देर के लिए अपने पास अवेलेबल है उतनी देर के लिए अपने को उसको उसके ऊपर पेमेंट करना पड़ेगा और अपना कॉस्ट यहाँ पर इनकर होते जाएगा। ओके, सो इस तरह से अपन ने यहाँ पर निकाला अपना फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये इलस्ट्रेशन 2 भी यहाँ पर हो चुका है। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर, इलस्ट्रेशन नंबर 3, जो कि है जीत लिमिटेड का ही।
आप देख रहे हो नंबर्स एकदम सेम टू सेम है, सिर्फ 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करी है। सेलिंग प्राइस रखी है 100 और वेरिएबल कॉस्ट रखी है 65। अपने को बोला है ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। ओके, सो ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले में यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू राइट द फॉर्मूलाज हियर, साइड में जो लाइन्स दी हुई है ना इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, उसके अलावा आपको अपनी नोटबुक में भी इन फॉर्मूलाज को लिखना चाहिए। सो चलते हैं अपन फॉर्मूले के ऊपर। सबसे पहला फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट का इन यूनिट्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यूनिट्स में क्या होता है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, सो आई वांट यू टू राइट दिस डाउन। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ऑलराइट, इसकी वजह से अपन निकाल पाते हैं अपने ब्रेक इवन पॉइंट नंबर ऑफ यूनिट्स में कितना होता है। ओके, आई होप आपको ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट याद हो। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे लॉस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। ओके, नो गेन नो लॉस। सो ब्रेक इवन पॉइंट पे अपना जो पूरा का पूरा वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स्ड कॉस्ट है वो रिकवर हो जाता है। ऑलराइट, पूरा टोटल कॉस्ट अपना रिकवर हो जाता है। सो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिर आते हैं इसी तरह से ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स क्या होगा। तो डेफिनेटली ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स अगर अपने को निकालना है तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके सेलिंग प्राइस से, है ना। सो वो आ गया ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स। बट अगर डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज करते हुए अपने को निकालना है तो वो क्या होगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूला लिख रखा है। ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है उसका डेरिवेशन मैंने आपको साइड में दे रखा है। मैं एग्जाम्पल आपको करा देता हूँ, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन करा देता हूँ और फिर अपन इस फॉर्मूले को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। बट अभी के लिए आपको ये पता ही है कि पीवी रेशियो क्या होता है। पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, राइट। ये तो आपको पता ही है, ये तो बहुत बेसिक अपन ने आईपीसीसी में पढ़ा है। और ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स अपना हो गया फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ऑलराइट, तो एक बार क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। यहाँ पर अपने को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दिया है, तो अपना कंट्रीब्यूशन आ जाता है व्हाट, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। 100 माइनस 65 करेंगे, अपना आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वो आता है 35 रुपीज़। 35 रुपीज़ आया अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स अपन ने क्या पढ़ा है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो वो हो गया अपना 35,000 अपॉन 35, ये आया 1000 यूनिट्स। तो 1000 यूनिट्स अपना ब्रेक इवन पॉइंट निकला। अब अगर अपने को ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स निकालना है तो 1000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन, सेलिंग प्राइस से। उसको मल्टीप्लाई किया 100 से, ये आ गया अपना 1 लाख रुपीज़। ओके, सो 1 लाख रुपीज़ अपना क्या आया, ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स। वहीं पे अगर अपने को डायरेक्टली निकालना होता तो अपन क्या करते, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। और पीवी रेशियो अपना क्या है, 35/100 विच इज 35%। अब आप करोगे अगर 35,000 को 35% से डिवाइड तो आपका आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। इसको कैसे किया है, अगर आप इसको बांटोगे चीज़ों में तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर बाय सेल्स है ना, तो आप अगर आपको बेसिक डिवीजन याद हो तो अपन सेल्स को फिर मल्टीप्लाई करके लेके जाएंगे ऊपर। ओके, तो यहाँ पर 35,000 डिवाइड बाय 35 ही रह गया, जो कि अपना फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही हो गया ना। तो ये क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। और इसको मल्टीप्लाई किया जब ऊपर लेके आए थे सेल्स से, तो वो गया इंटू 100, है ना। तो यहाँ पर बीईपी इन यूनिट्स इनटू सेल्स ही हो गया एक तरह से। इस वजह से ये फॉर्मूला डिराइव होता है। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। मुझे नहीं लगता कि एक सीए फाइनल स्टूडेंट को मुझे ये डिराइव करके बताना भी चाहिए था, बट फिर भी मैंने ईज के लिए बता दिया है ताकि आप लोगों को ये ईजिली समझ में आ जाए। ओके, सो 1 लाख रुपीज़ अपना ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स आ जाता है। इस तरह से अपन निकाल लिए है बीईपी। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर, यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5 और 6 जो कि बहुत आसान है, मैं बता देता हूँ एक बार। जो 4th इलस्ट्रेशन है उसके अंदर सिमिलरली यहाँ पर सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सो ये क्वेश्चन 2 का ही आगे चलता हुआ पॉइंट है। उसके बाद इलस्ट्रेशन 5 और 6 में 2 सिनेरियोज दे रखे हैं, करंट सिनेरियो और प्रपोज सिनेरियो। तो आपको यहाँ पर दोनों सिनेरियोज के ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालने हैं। ओके, सो 5th और 6th भी आपके लिए इजीली हो जाएगा। अब आते हैं अपन 7th इलस्ट्रेशन पर। इलस्ट्रेशन नंबर 7 के अंदर फिर से जीत लिमिटेड की बात करी है और यहाँ पर और थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने को दे रखी है। सबसे पहले अपने को बोला है कि प्रेजेंट नंबर ऑफ सेटअप्स जो हो रहा है पर प्रोडक्शन वो है 30, यानी कि आपको अगर प्रोडक्शन करना है तो आपको 30 बार सेटअप करना पड़ता है। और यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो लिखी भी नहीं है वो मैं बता देता हूँ। जब भी आपका एक प्रोडक्शन रन होता है उसके पहले आप एक बार सेटअप करते हो अपनी मशीन्स को। ओके, सो उसके हिसाब से आप 30 प्रोडक्शन रन्स कर रहे हो यहाँ पर, इसलिए आपने किया है 30 बार सेटअप।
एक सेटअप का कॉस्ट आपको पड़ता है 2,000 रुपये। एक सेटअप का कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 2,000 रुपये। और आप एक प्रोडक्शन रन के अंदर कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हो वो दिया है 230 इन द करंट सिनेरियो। 230 यूनिट्स पर प्रोडक्शन रन आपका प्रोडक्शन है अभी, वो आपको दिया है करंट सिनेरियो के अंदर। उसके बाद अपने को वही डिटेल्स दे रखी है जैसे कि मशीन आवर्स कॉस्ट पर मशीन आवर, लेबर आवर्स कॉस्ट पर लेबर आवर, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट। तो अपन चलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हुए। तो इलस्ट्रेशन 7 का मैंने यहाँ पर फैक्ट्स मेंशन किया हुआ है। अब अपन चलते हैं सबसे पहले कैलकुलेशंस करने के लिए। सो अपन ने करंट सिनेरियो के फिक्स कॉस्ट निकालने की कोशिश करी। फिक्स्ड कॉस्ट में निकालता हूँ, सबसे पहले सेटअप कॉस्ट ले लेता हूँ। सेटअप कॉस्ट मैंने निकाली, 30 सेटअप्स हैं और हर सेटअप का कॉस्ट मेरे को पड़ता है 2,000 रुपये। तो मैंने किया 30 इंटू 2,000, यह आया 60,000 रुपीज़। मशीन कॉस्ट मेरा वही कंटिन्यू हो रहा है अभी पहले से ही, और लेबर कॉस्ट भी पहले से कंटिन्यू होता आ रहा है फर्स्ट इलस्ट्रेशन से, वो तो सेम टू सेम है। तो ये मेरा टोटल आया 95,000। अगर मेरे को करंट सिनेरियो में ब्रेक इवन पॉइंट निकालना होता तो मेरे लिए बहुत आसान था, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट के लिए मेरे को क्या करना है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, और मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है 95,000 जैसे कि मैंने कैलकुलेट किया है। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आया मेरा 35 जो कि चल ही रहा है, तो ये मेरा आ जाता है 2714 अप्रॉक्सीमेटली 2714 यूनिट्स मेरे आते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के। ओके, ये यूनिट्स में है। ऑलराइट, अब अगर मेरे को प्रपोज्ड फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, प्रपोज्ड फिक्स्ड कॉस्ट, तो मेरे को सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा कि मेरे नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सेटअप्स कितने होंगे मेरे। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले यहाँ पर मुझे दिया है प्रोडक्शन पर रन अब हो रहा है 276, प्रोडक्शन पर रन अब हो रहा है 276, और मेरा करंट प्रोडक्शन कितना है वो मैं देखता हूँ। तो सबसे पहले आपको लेके चल रहा हूँ नोट 1 पे, जहाँ पर मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है। करंट प्रोडक्शन है मेरा 6900, क्योंकि आपको याद है मैं 30 सेटअप्स कर रहा हूँ, यानी कि मेरे 30 प्रोडक्शन रन हो रहे हैं, और एक प्रोडक्शन रन के अंदर मैं 230 यूनिट्स क्वांटिटी के मैन्युफैक्चर कर पा रहा हूँ। ओके, सो 230 इंटू 30 करूंगा तो मेरा टोटल प्रोडक्शन आएगा, वो आया 6900 यूनिट्स। और ये 6900 यूनिट्स को अब मेरे को करना है हर प्रोडक्शन के अंदर 276। टोटल मेरे को 6900 रखना है और एक प्रोडक्शन रन के अंदर करना है 276। तो कितने प्रोडक्शन रन्स मुझे चाहिएंगे? तो वो मुझे चाहिएंगे, डिवाइड करके पता चलता है 25, और इसी वजह से मेरे नंबर ऑफ सेटअप्स भी हो जाएंगे 25। ओके, उसके बाद अपने को यहाँ पर चेंज्ड सिनेरियो में कॉस्ट दे रखा है। अपना कॉस्ट पर सेटअप अब 2000 से गिरकर 1800 पे आ चुका है, तो मेरा सेटअप कॉस्ट जो है अब 25 इंटू 1800 रह जाएगा, वो होता है 45,000। ओके, 45,000। उसके अलावा मशीन कॉस्ट भी यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, आप देख रहे हो 25 रह गया है, और लेबर कॉस्ट भी यहाँ पर 12 ही रह गया है। तो ये दोनों भी डिक्रीज हो चुके हैं, ये दोनों भी डिक्रीज होकर मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया अकॉर्डिंगली। टोटल मेरा आया फिक्स्ड कॉस्ट प्रपोज सिनेरियो के अंदर 70,900 फिक्स कॉस्ट आया। इसके लिए अगर मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ेगा तो वो आसान हो जाता है। कैसे? क्योंकि आप देख रहे हो मेरे को सेलिंग प्राइस 95 दिया है, वेरिएबल कॉस्ट 65 दिया है, उसका मैंने निकाला कंट्रीब्यूशन, तो वो आया 30 रुपीज़। राइट, 30 रुपीज़ आया। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला अपन ने देख लिया है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो वो अपना आ गया यहाँ पर 70,900 डिवाइड बाय 30, ये आया 2363। कितना आया? 2363 अप्रॉक्सीमेटली है। सो 2363 यूनिट्स अब मेरे प्रपोज सिनेरियो के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स होते हैं। ऑलराइट, सो ये सोल्यूशन जो है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको 1 से लेकर 7 तक सारा का सारा नोट डाउन करना है। मैं चाहता हूँ आप सबसे पहले 1 नोट डाउन कीजिए, जो कि बहुत सिंपल है। आई थिंक आपने कर ही लिया होगा उसको डायरेक्टली। अगर नहीं किया है तो मैं आपको 1 सेकंड दे रहा हूँ यहाँ पर करने के लिए, फटाफट से लिख लीजिए, और उसके बाद अपन 2 और 3 कर लेंगे। सो आई थिंक आपने यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लिया होगा। बहुत ही छोटा सा सोल्यूशन था, उसमें कोई भी इशू नहीं था। अब अपन चेक करते हैं। 2 भी बहुत सिंपल था। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपको 230 नहीं लेना है, आपको लेना है 320, है ना? क्योंकि अपना कितना बेयर करना है वो तो फिक्स हो चुका है। अब फर्क नहीं पड़ता कि अपन उसको यूटिलाइज कितनी देर कर रहे हैं। इसके बाद इलस्ट्रेशन 3 जो है उसमें आपको ये सारे फॉर्मूलेज नोट डाउन करने हैं, तो मैं आपको इसको नोट करने के लिए टाइम दे देता हूँ अगर आपने नहीं किया है तो। और आप इसको इसका सोल्यूशन जो है अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। फिर आपको इलस्ट्रेशन 7 भी लिखना है, और आपके लिए 4, 5, 6 होमवर्क में है। ओके।
सो आई थिंक आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब आ चुके हैं इलस्ट्रेशंस फॉर प्रैक्टिस, बट उसके पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 7 अपन ने किया ना, इलस्ट्रेशन 7 जीत लिमिटेड वाला, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आईसीआई वाले क्वेश्चंस में से। अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसा है कि आईसीआई ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अभी तक निकाले नहीं हैं। कुछ क्वेश्चंस अभी तक पुराने एमटीपीज, आरटीपीज और क्वेश्चन पेपर्स में से देखने को मिलते हैं, बट उसके अलावा स्टडी मटेरियल में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद से बनाए, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए ओल्ड कोर्स के जो मुझे लगता है रेलेवेंट है। सो अपन लोग वो सारे सॉल्व करते हुए आईसीआई वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। आईसीआई वाला क्वेश्चन जो है आप देखोगे एकदम सिमिलर पैटर्न पे है एज द इलस्ट्रेशन नंबर 7 जीत लिमिटेड वाला। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद अपन इसको डिस्कस करते हुए इसके सोल्यूशन के ऊपर चलेंगे। सो आई थिंक आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टीटी लिमिटेड की बात करी है। टीटी लिमिटेड टेबल टेनिस रैकेट्स मैन्युफैक्चर करती है। करंटली वो लोग 75% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। उनका ब्रेक इवन पॉइंट दिया अपने को 3000 करोड़ रुपीज़। ओके, पीवी रेशियो अपने को दे रखा है 30%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 700 करोड़ दे रखा है। अब यहाँ पर एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, इसलिए अपने को एक नया फॉर्मूला देखना पड़ेगा, अपन आंसर के साथ देखेंगे। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया है कि वो लोग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हुए लेके जाएंगे 90% पे, और फिर इसकी वजह से क्या होगा, सेलिंग प्राइस उनको रिड्यूस करनी पड़ेगी 10% से, क्योंकि अब उनको इंक्रीज कैपेसिटी सेल करना है, यानी कि इंक्रीज सेल्स करना है ना, अब तो उनको सेलिंग प्राइस रिड्यूस करनी पड़ेगी ताकि डिमांड और बढ़े। फिर बल्क परचेज करने की वजह से अब उनका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 7% रिड्यूस होगा ऑन सेल्स। अभी जो ऑन सेल्स वर्ड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद इंक्रीज करना है अगर कैपेसिटी, तो अपने को इनकर करना पड़ेगा एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट अपने को इनकर करना पड़ रहा है 500 करोड़ का, जिसके लिए वो लोग 700 करोड़ का फंड रेज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कैपिटल रिक्वायरमेंट भी चले जाएगा और उसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी यहाँ से हो जाएगा। ये 700 करोड़ का जो फंड रेज किया है वो 15% पे आते हैं, और उसके बाद अपने को बोला है कि 150 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहते हैं। ये जो करंट प्रॉफिट लेवल है उसमें प्लस 150 करोड़ करके आपको दिखाना है। उसके लिए आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन के ऊपर। मैंने सारे फैक्ट्स यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं जो भी अपन ने डिस्कस किए। उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी फॉर्मूलेज बताता हूँ। सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला फॉर्मूला जो रिलेटेड है वो बताता हूँ। तो यहाँ पर टोटल सेल्स जो होता है वो होता है हमेशा ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन सेल्स मिला के बनेगा आपका टोटल सेल्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जनरली ये इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाने का जो कि बहुत फॉर्मूला ड्रिवन है, मार्जिन ऑफ सेल्स के साथ में कंबाइन करते हुए, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने का चांस बहुत कम है एग्जाम में। अभी तक तो इनफैक्ट नहीं पूछा गया है। ओके, सो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए
पुराने कोर्स से लिया है, ओल्ड कोर्स से लिया है, ताकि आपको एक बार ये फॉर्मूला याद हो जाए और ये फॉर्मूला आपके ध्यान में रहे एटलीस्ट, क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया इन केस कभी एग्जाम में तो आप उसको अटैम्प्ट कर पाओगे। फिर टोटल सेल्स अपने को यहाँ पर दे रखी है 3700। कैसे दे रखी है? क्योंकि अपने को ब्रेक इवन सेल्स दिया हुआ है और मार्जिन ऑफ सेल्स भी दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने को टोटल सेल्स पता चल जाएगी। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? हमेशा सेल्स इनटू पीवी रेशियो होता है और पीवी रेशियो अपने को 30% से दे रखा है, तो अपन कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन अपन ने निकाला 3700 इनटू पीवी रेशियो विच इज 30%, तो ये आएगा आपका 1110। ओके, ये सब करोर्स में चल रहा है। सो आपका कंट्रीब्यूशन आ गया 1110। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? तो फिक्स्ड कॉस्ट होता है ब्रेक इवन सेल्स इनटू पीवी रेशियो। अब ये कैसे आया ये आपको दिखाने के लिए मैं लेके चलता हूँ आपको पुराने फॉर्मूले पे, और पुराना फॉर्मूला अपना ये रहा। ओके, सो ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो को आप उधर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे ब्रेक इवन सेल्स के साथ, तो आपको मिल जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। तो इस तरह से अपन फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा अपना ब्रेक इवन सेल्स इनटू पीवी रेशियो। ओके, तो ये अपन ने निकाला। ब्रेक इवन सेल्स अपना है 1110, राइट, 1110, सॉरी 1110 तो कंट्रीब्यूशन है। ब्रेक इवन सेल्स अपने को दिया हुआ है 3000, आई एम सो सॉरी, ब्रेक इवन सेल्स अपने को दिया हुआ है 3000, 1110 तो कंट्रीब्यूशन है। सो 3000 इंटू करूंगा 30%, वो आ जाएगा मेरा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आया 900। तो अपन प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल सेल्स। ओके, टोटल सेल्स अपने को दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन अपने को दिया हुआ है, तो अपन कंट्रीब्यूशन से ही सीधे फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे। कंट्रीब्यूशन मैंने फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस किया तो आया मेरा प्रॉफिट, ये आया 210। ओके, ये क्या है? 210। अभी तक बहुत सिंपल चल रहा है क्वेश्चन, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आई है। अपन ने क्या किया है? सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज करते हुए टोटल सेल्स निकाली है। टोटल सेल्स से अपन कंट्रीब्यूशन पर गए, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए अपन ने एक सिमिलर फॉर्मूला को ट्विस्ट करते हुए यूज कर लिया। उसके बाद अपन ने प्रॉफिट निकाला कैसे? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, यहाँ तक अपना प्रॉफिट करंट सिनेरियो का आ चुका है। अब अपने को बोला है इसमें प्लस 150 करके दिखाओ, तो अपना प्रपोज्ड या फिर डिजायर्ड प्रॉफिट हो गया 210 प्लस 150, ये होता है 360। ये क्या होता है? 360। तो ये सब क्रॉस में चल रहा है, 360 क्रॉस जो है अपना प्रपोज्ड प्रॉफिट आ चुका है। अब अपने को अगर प्रपोज्ड फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है तो वो क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट के लिए अपने को दे रखा है करंट सिनेरियो में फिक्स्ड कॉस्ट है अपना करंट सिनेरियो में फिक्स कॉस्ट है अपना 900, ये अपन ने निकाल लिया है। उसके बाद 900 के बाद अपने को बोला है कि अपने को एडिशनल फिक्स कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा 500 का। 500 का एडिशनल फिक्स कॉस्ट अपने को इनकर करना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको याद है 700 से फंड रेज करे थे, तो उस पर 15% का आपको इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा, और वो भी अगर आपने यहाँ पर 700 का फंड रेज कर लिया तो 15% से आपको उस पर इंटरेस्ट जो है वो फिक्स्ड हो जाएगा, उसमें वेरी तो कुछ होगा ही नहीं। तो ये भी आपका हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। 15% इंटू 700 भी आप यहाँ पर कंसिडर करोगे। ओके, सो आपका फिक्स कॉस्ट क्या हो गया? करंट पीवी फिक्स कॉस्ट क्या हो गया? करंट फिक्स कॉस्ट प्लस एडिशनल कॉस्ट, उसके बाद प्लस करोगे आप यहाँ पर फंड रेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, तो वो आपका कैलकुलेट करके आएगा 900 प्लस 500 या आया 1400, और उसके बाद आप 700 पे 15% से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 105। ये हो जाता है आपका 1505। ओके, सो प्रपोज फिक्स कॉस्ट आपने निकाला, ये आया आपका 1505। ओके, अब आप प्रपोज्ड कंट्रीब्यूशन आसानी से निकाल सकते हो। ये कैसे निकाल सकते हो? सबसे पहले प्रपोज्ड कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आपको करना होगा अपना प्रॉफिट और उसमें ऐड करना होगा फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, आपको याद है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट होता है, तो अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट को प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। ऐसे मैंने निकाला मेरा कंट्रीब्यूशन प्रपोज्ड, सो ये आया 1505 प्लस 360, दिस शुड बी इक्वल्स टू 1865। नाउ प्रपोज्ड कंट्रीब्यूशन इज सेल्स इनटू पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो अपने को नया निकालना पड़ेगा। पीवी रेशियो अपना एग्जिस्टिंग है 30%, बट आपको याद है वेरिएबल कॉस्ट कम हो रहा है 7% से ऑन सेल्स, और मैंने क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए कहा था कि ये ऑन सेल्स वर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो 7% ऑन सेल्स रिड्यूस होना वेरिएबल कॉस्ट का, यानी कि मेरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 7% से बढ़ना चाहिए, तो मेरा 30 प्लस 7% हो जाएगा, इसलिए मेरा नया पीवी रेशियो क्या आया? 37%। ओके, सो आप देख रहे हो न्यू पीवी रेशियो मैंने नीचे निकाल रखा है आपके लिए, उसमें लिखा है करंट पीवी रेशियो प्लस डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट ऑन सेल्स, इसमें से ऑन सेल्स को हाईलाइट कर रखा है बोल्ड करके।
तो अपना ये आ जाएगा 30% प्लस 7%। सो नया पीवी रेशियो इज व्हाट 37%। मेरे पास कंट्रीब्यूशन है, मेरे पास पीवी रेशियो है, तो मैं आराम से प्रपोज सेल्स निकाल सकता हूँ। क्या करूँगा, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करूँगा पीवी रेशियो से, ये आ जाएगा मेरा प्रपोज्ड सेल्स। प्रपोज्ड सेल्स आया 5041। प्रपोज्ड सेल्स क्या आया 5041। प्रपोज्ड बीईपी निकालने के लिए मुझे सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट और मेरा पीवी रेशियो चाहिए, उससे मैं निकाल सकता हूँ प्रपोज्ड बीईपी। ओके, सो ये क्या हो जाएगा मेरा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट मेरा दिया हुआ है 1505। 1505 ओके, और 1505 को मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 37% से। डिवाइड करूंगा 37% से, फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको। ये हो जाता है 1505 डिवाइडेड बाय 37%, तो ये होता है 4068। और मेरे को याद है मेरा टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू बीईपी प्लस एमओएस। बीईपी प्लस एमओएस, तो मेरा टोटल सेल्स में से अगर बीईपी माइनस करूंगा तो आ जाएगा एमओएस, और ये मेरा आ गया कैलकुलेट करके 973। 973। इस तरह से मैंने प्रपोज्ड बीईपी और एमओएस जो मुझे क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला हुआ है वो मैंने निकाल दिया कैलकुलेट करके। ये क्वेश्चन को आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए, मैं आपके साथ एक बार फिर से इसको रिविजिट कर लेता हूँ। सबसे पहले अपन गए टोटल सेल्स निकालने के लिए। टोटल सेल्स अपना आया ब्रेक इवन सेल्स प्लस एमओएस को यूज करके, उससे अपन ने निकाला कंट्रीब्यूशन। कैसे निकाला कंट्रीब्यूशन, सेल्स को मल्टीप्लाई किया पीवी रेशियो से, कंट्रीब्यूशन आ गया। अब फिक्स कॉस्ट निकालूंगा, फिक्स कॉस्ट का मेरे पास फिगर दिया हुआ है। फिक्स कॉस्ट को निकालने के लिए, सॉरी फिक्स कॉस्ट का फिगर नहीं दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट को निकालने के लिए मैं अपना एक फॉर्मूले को ट्विस्ट करते हुए यूज करूंगा, जिसमें मेरा हो जाएगा ब्रेक इवन सेल्स इनटू पीवी रेशियो, जिससे मेरा आएगा फिक्स कॉस्ट 900। तो मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करके। फिर मैं प्रपोज्ड प्रॉफिट निकालूंगा, प्रॉफिट प्लस एडिशनल प्रॉफिट जो मेरा रिक्वायर्ड है, ये आ जाएगा प्रपोज्ड प्रॉफिट। ओके, अब मैं क्या करूंगा, फिक्स कॉस्ट निकालूंगा नए सिनेरियो में। नए सिनेरियो में या प्रपोज सिनेरियो में फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए मुझे करंट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट, प्लस मुझे भूलना नहीं है कि मेरा जो फंड रेज किया है उस पर इंटरेस्ट जो है वो भी फिक्स्ड अमाउंट जाने वाला है अब हर साल या हर महीने, जैसा भी आपको डेटा दिया हुआ है। तो उस तरह से आप उसको भी ऐड करोगे। यहाँ पर ऐड करके मेरे पास आया 1505। अब मैं प्रपोज्ड कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूँ बाय सिंपली एडिंग द प्रॉफिट विच इज द प्रपोज्ड प्रॉफिट एंड द न्यू फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, इन दोनों को ऐड किया, मेरा प्रपोज्ड कंट्रीब्यूशन आ गया। नाउ व्हाट इज प्रपोज्ड कंट्रीब्यूशन, इट इज सिंपली प्रपोज्ड सेल्स इनटू द न्यू पीवी रेशियो। तो मैंने नया पीवी रेशियो निकाल दिया। सबसे पहले मेरे को दिया है वेरिएबल कॉस्ट इज रिड्यूसिंग बाय 7% ऑन सेल्स। तो मुझे याद रखना है कि ऑन सेल्स अगर 7% से कुछ वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है तो डेफिनेटली मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन भी 7% से बढ़ना चाहिए। तो मैंने किया 30 प्लस 7%, 37% मेरा नया पीवी रेशियो आ गया। उसको यूज किया, उसको मल्टीप्लाई करूंगा प्रपोज्ड सेल्स से, तो मेरा आएगा प्रपोज कंट्रीब्यूशन। आई डोंट हैव द प्रपोज सेल्स फिगर्स, आई हैव प्रपोज कंट्रीब्यूशन फिगर एंड आई हैव पीवी रेशियो। आई कैन सिंपली कैलकुलेट प्रपोज सेल्स का फिगर। प्रपोज सेल्स मेरा आता है 5041 इस कैलकुलेशन के बाद। नाउ बीईपी रेशियो इज व्हाट, बीईपी रेशियो इज सिंपली फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ओके, ये सेल्स है, तो फिक्स कॉस्ट अपन ने कैलकुलेट किया हुआ है 1505, इसको डिवाइड किया पीवी रेशियो से जो कि आया 37%, मेरा आ गया प्रपोज्ड बीईपी। एंड व्हाट इज प्रपोज्ड एमओएस, इट इज सिंपली सेल्स विच इज द टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, ये आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस तरह से अपन ने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके, सो आई वॉन्ट यू टू नोट दिस डाउन, ये सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है और ये सारे फॉर्मूलेज जो है इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे फॉर्मूले और सोल्यूशन को आप एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर।
सो आई थिंक आपने इस आंसर को नोट डाउन कर लिया होगा। ये आंसर आपको एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए। आपके होमवर्क में ऑलरेडी 3 क्वेश्चन में आपके साथ आपको दे चुका हूँ, 4th, 5th और 6th इलस्ट्रेशन। ओके, बट उसके अलावा आपको ये क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करके देखना चाहिए घर पे कि आप इस सारे फॉर्मूलेज को यूज़ करते हुए इस सोल्यूशन को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इन केस अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है या फिर आप कोई चीज़ मिस कर रहे हो, तो आप ऑलरेडी वहाँ पर स्टार बना के या फिर हाईलाइट करके अलग तरह से आपको ये याद रखना होगा कि अगर इस तरह का कोई चीज़ हम स्किप कर रहे हैं आंसर को सॉल्व करते वक्त, तो हम आगे से ना कर पाए। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ले चल लिमिटेड। मैं चाहता हूँ आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, 2 मिनट का टाइम देता हूँ और उसके बाद अपन इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे इसके सोल्यूशन के ऊपर। सो थिंक आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में ले चल लिमिटेड नाम की एक बस कंपनी की बात करी है, जिसमें वो लोग बस रन कर रहे हैं। एक बस का डिटेल दिया हुआ है। ये बस रन कर रही है बिटवीन रूरलगंज एंड अर्बनगंज, जिसमें 60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। ओके, सो वन वे 60 किलोमीटर, एक बार जाएगी दूसरी बार आएगी। ओके, सो इस तरह से एक बार की बस में सीटिंग कैपेसिटी 50 पैसेंजर्स की है। उसके अलावा 2 कंडक्टर्स भी हैं यहाँ पर और एक ड्राइवर भी है इस बस के अंदर। तो अपने को कुछ कॉस्ट डिटेल्स दे रखी है। सैलरी जो कंडक्टर को पे करते हैं, तो एक कंडक्टर को 10,000 रुपये पे करते हैं पर मंथ, यानी कि दोनों के मिला के हो गए 20,000। ड्राइवर को पे किया जा रहा है 12,000 पर मंथ। उसके बाद डीजल का कॉस्ट दे रखा है अपने को 72 रुपीज़ पर लीटर। बस 20 लीटर्स ऑफ डीजल में कवर करती है 120 किलोमीटर्स डिस्टेंस। ओके, 20 लीटर्स में 120 किलोमीटर्स वो कवर कर रही है। टूर परमिट चार्जेस यहाँ पर लगते हैं 2,000 पर मंथ के। उसके अलावा सर्विसिंग एंड रिपेयर होता है अपना 1,000 पर मंथ का। टिकट प्राइस को यहाँ पर इन्होंने 25 पर सीट सेट किया हुआ है। उसके बाद अपने को बोला है कि अपने को कितने दिन लगेंगे अगर इस सारी कॉस्ट को रिकवर करना है। अगर ये बस जो है हमेशा फुल कैपेसिटी पे ही रन करती है और एक दिन में 3 बार रन करती है, यानी कि एक बार अर्बन से रूरल गई और रूरल से अर्बन आ गई, एक ट्रिप, दूसरी ट्रिप वापस से और तीसरी ट्रिप वापस से, यानी कि अगर एक बार में 60 किलोमीटर कवर होता है तो वापस आने में भी 60 किलोमीटर कवर होता है। टोटल 120 हो गया और 3 ट्रिप यानी कि 3 इंटू 120। ऐसे करके मेरा एक दिन के अंदर कवरेज क्या हुआ, 360 किलोमीटर्स का, राइट, 360 किलोमीटर्स का। उसी तरह से जब मैं अर्बन से रूरल जा रहा हूँ तो मेरे 50 पैसेंजर्स बैठेंगे, बट जब वापस आ रहा हूँ तब भी तो 50 बैठेंगे। तो इस तरह से 50 पैसेंजर्स एक ट्रिप में, 3 ट्रिप में कितने हो जाएंगे, सॉरी 100 पैसेंजर्स एक ट्रिप में, तो 3 ट्रिप में मेरे हो जाएंगे 300 पैसेंजर्स। ओके, सो इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त दिमाग में आती रहनी चाहिए। अब अपन चलते हैं अपने सोल्यूशन के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने सारे फैक्ट्स मेंशन कर रखे हैं और कुछ कैलकुलेशन जो अपने को करनी पड़ेगी वो यहाँ पर बताई है। सबसे पहले मैंने किया है नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन। तो यहाँ पर मैंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले ली है जो मैं क्वेश्चन में मिस कर गया हूँ। आप चाहते हो तो आप वहाँ पर लिख सकते हो। उसके अलावा आपका बेसिक असम्पशन यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एक महीने के अंदर हमने 30 डेज अज्यूम किए, एक मंथ में 30 डेज अज्यूम किए। उसके हिसाब से अपना अगर एक दिन में 3 ट्रिप हो रहा है तो महीने में हो रहा है 90 ट्रिप्स, महीने में हो रहा है 90 ट्रिप्स। तो डिस्टेंस अपन कितना कवर कर रहे हैं ये कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस अपन ने कवर किया है 90 इंटू वाट इंटू 120। एक ट्रिप में मेरा
60 प्लस 60 होता है 90 ट्रिप्स में मेरा हो गया 90 इंटू 120, ये मेरा आया 10,800 किलोमीटर्स, 10,800 किलोमीटर्स। ओके, 10,800 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए मेरे को डीजल कितना रिक्वायर्ड रहेगा, तो ये मेरे को दे रखा है 20 लीटर्स पे मैं 120 किलोमीटर्स कवर कर सकता हूँ इस बस से। सो 20 लीटर्स पे मैंने 120 अगर कवर किया है तो मैं क्या करूँगा, 10,800 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20 लीटर्स, तो मेरा आ जाएगा ये 1800 लीटर्स। ये क्या आ जाएगा, 1800 लीटर्स, मतलब कि मुझे रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी है डीजल की, 1800 लीटर्स पर मंथ। तो मैं डीजल कॉस्ट निकाल लूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 72 रुपीज़ से, ये मेरा आता है 1,29,600। उसके अलावा मेरे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है कॉस्ट की, वो मैंने ऐसी की ऐसी यहाँ पर लिख ली है। टूर परमिट चार्जेस 2000, सर्विसिंग एंड रिपेयर चार्जेस 1000, कंडक्टर की सैलरी 10,000 इंटू 2, तो ये आ गया 20,000, ड्राइवर सैलरी इज 12,000। टोटल कॉस्ट आ जाता है मेरा एक महीने के अंदर 1,64,600 रुपीज़। ओके, अब मेरे को क्या करना है, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं जितने में मैं ये कॉस्ट रिकवर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कैलकुलेट करके कि एक दिन में मैं 300 पैसेंजर्स को लेके जा सकता हूँ। ओके, यानी कि 50-50, एक ट्रिप के अंदर हो गए 100, 3 ट्रिप्स में हो गए 300। ऑलराइट, सो 300 पैसेंजर्स इन वन डे। एक से रेवेन्यू आ रहा है मेरा 25, तो टोटल कितना आएगा, 300 इंटू 25, ये हुआ 7500। ये क्या हुआ, 7500। एक दिन में मैं कितना रेवेन्यू अर्न कर सकता हूँ, 300 इंटू 25, तो ये हो गया 7500। तो मेरे को नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे अब ये कॉस्ट को रिकवर करने में, सिंपली कॉस्ट डिवाइडेड बाय 7500, 1,64,000 इंटू 1,64,600 डिवाइडेड बाय 7500, ये आता है मेरा 21.95 डेज। ओके, सो 21.95 डेज में मैं अपना पूरा का पूरा कॉस्ट रिकवर कर पाऊंगा विद दिस पैटर्न ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ओके, सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं अपन ने। आप बताओ क्या इसमें सीए करना किसी को ज़रूरी है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई भी लॉजिकल ब्रेन के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ओके, सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इस आंसर को आप नोट कर लीजिए और उसके बाद अपन थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे।
सो आई थिंक आपने आंसर नोट कर लिया होगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, आप इसको एक बार पढ़िए और उसके बाद आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ वर्ड फॉर्मेट में उस तरह से क्वेश्चन है जैसा कि हमने 7th इलस्ट्रेशन किया ना जीत लिमिटेड वाला, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, बट सिर्फ वर्ड फॉर्मेट में यहाँ पर टेबल नहीं दी हुई है। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को एक बार घर से ट्राई कीजिए ताकि आपका उस तरह का एक बार क्वेश्चन खुद से भी कवर हो जाए। और उसके बाद जो ICI वाला क्वेश्चन है उसमें भी आप देख सकते हो करंट सिचुएशन और प्रपोज सिनेरियो दे रखा है, और उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, एकदम सेम टू सेम जीत लिमिटेड वाले क्वेश्चन जैसा पैटर्न है इस क्वेश्चन का भी, तो वो भी आपको घर से करके लाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और ICI वाला क्वेश्चन भी आपको घर से करना है। तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या दे दिया है होमवर्क करने के लिए, इलस्ट्रेशन 4, 5 एंड 6। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 1 एक बार खुद से ट्राई करना चाहिए ताकि आपको सारे फॉर्मूलेज रिवाइज हो जाए। उसके अलावा आपको ये भी पता चलेगा कि आप क्या चीज़ स्किप कर रहे हो, अगर आप कुछ स्किप कर रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 3 आपको प्रैक्टिस करना है जो कि जीत लिमिटेड वाले एग्जैक्ट पैटर्न पे है, बट ये क्वेश्चन पर खुद से ट्राई करके आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप असेस कर पाओगे आप लैंग्वेज में कहीं पे अटक तो नहीं रहे हो, लैंग्वेज पढ़ के आप सॉल्व कर पा रहे हो कि क्वेश्चन को। उसके बाद ICI वाला क्वेश्चन आपको एक बार करना चाहिए जो कि एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे है जीत लिमिटेड जैसे। ओके, सो आपके ये वाले क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ICI क्वेश्चन मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाला हूँ अगले लेक्चर के अंदर, कल के लेक्चर के अंदर, क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम टू सेम पैटर्न पे जीत लिमिटेड जैसे। तो आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है और आपको फिर खुद से इवैल्यूएट करना होगा ICI के सोल्यूशन को देखते हुए कि आपने कहीं गलती तो नहीं करी है। बट क्वेश्चन नंबर 3 मैं डेफिनेटली डिस्कस करने वाला हूँ कल के लेक्चर में, जहाँ पर मैं आपको आंसर भी बताऊँगा और उसका सोल्यूशन किस तरह से हम लोग शो भी कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो अपन आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में अपन ने ऑलमोस्ट CVP एनालिसिस विद ABC कॉस्टिंग पढ़ लिया है। आप देख सकते हो ICI का क्वेश्चन होने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है CVP एनालिसिस विद कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। ओके, तो अपना ICI वाला क्वेश्चन अगर आपने कर लिया और क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया तो यहाँ पर अपना कवर हो जाएगा आज का एक टॉपिक। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको रिवाइज करना है कंसेप्ट्स को जब आपको लेक्चर खत्म होने के बाद। ओके, बट आज क्योंकि कोई कंसेप्ट है ही नहीं रिवाइज करने के लिए, आपको क्या करना होगा, इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा ताकि आपका प्रैक्टिकल सॉल्विंग वाला जो पार्ट है उस पर भी आपका कमांड आ जाए। सो अपन आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म करते हैं। बाय गाइस, सी यू टुमारो।